तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर हम अभी तक सारी राजनीति से रिलेटेड की सारी चीजें पढ़ते हुए आए हैं। आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्राकृतिक के संसाधन है वो कितने बचे हैं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर क्या क्या हमें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक मिलता है हमें वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। यानी कि अगर हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पर्यावरण की चिंता हमें क्यों हो रही है। तो उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि भाई ये भी हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, जिससे क्या हो अगर ये खराब होंगे तो ये हमारी इन्वायरमेंट को भी हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट डालेंगे, इसलिए हमें इनकी चिंता करनी पड़ रही है। अब वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, बेसिकली आते हैं वो ओजोन परत में छिद्र, कृषि भूमि में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि, पीने योग्य पानी जल की मात्रा में कमी, बढ़ता प्रदूषण, सीमित संसाधन, मानव अस्तित्व को खतरा। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स आते हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। पहला, कृषि की जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि जो होती है उसके अंदर काफी कमी होती जा रही है। दूसरा, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। और फिर पीने योग्य जो पानी है हमारी इस अर्थ के अंदर वो जल धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। इस बेसिकली जो समुद्र भी होता है उसके अंदर कुछ परसेंट ही पीने योग्य पानी होता है, अब धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। फिर दूसरा, बढ़ता प्रदूषण। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की काफी मतलब सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो वो बढ़ता प्रदूषण भी हमारी चिंता का विषय बन सकता है। फिर सीमित संसाधन, मानव अस्तित्व को खतरा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब हम इनको पढ़ेंगे ब्रीफली। ये मैंने कुछ नाम बताए थे आपको कि इन चीजों को क्या है, खतरा है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। पूरे विश्व में सबसे पहले हम कृषि भूमि का टॉपिक ले लेते हैं। पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि अब किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता कम हो रही है। चारगाहों के चारे समाप्त होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बहुत तेजी से कम हुई है, उससे प्रदूषण बढ़ा है और उससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो बेसिकली कृषि की भूमि, जैसे मैंने बताया था कि धीरे धीरे जिस उपजाऊ भूमि पे कृषि की जाती है वो खत्म होती जा रही है। खत्म होने के साथ साथ जो कृषि भूमि है हमारी वो उपजाऊ तो होती है और उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही और ये खत्म होती जा रही है, सीमित भी नहीं है। यानी एक तो चीज होती है कि भाई सीमित है, इतनी चीज हमारे पास है, वो सीमित भी नहीं रह रही है, वो कम हो रही है, तो बढ़ेगी कहाँ से। फिर दूसरा टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट यानी 2016 के अनुसार विकासशील देशों को 66.3% करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इसी कारण 30% यानी 30 लाख से अधिक बच्चे हर वर्ष के अंदर मौत का शिकार हो जाते हैं। तो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा वो कृषि से रिलेटेड था, एक टॉपिक कवर हो गया। दूसरी पे आते हैं नहीं जल की कमी वाले पे, कि जो पीने योग्य पानी है उसकी काफी कमी है। अब इसके अंदर क्या बता रखा है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट आई थी 2016 के अंदर, उसके अंदर बताया गया था कि देश की 66.3 करोड़ जनता स्वच्छ जल लेने से कम रह जाती है, उसके पास स्वच्छ जल उपलब्ध ही नहीं होता। और यही कारण है कि उनके पास स्वच्छ जल नहीं है, अच्छा सा वातावरण नहीं है, साफ सुथरा ही नहीं है, तो 30 लाख बच्चे हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये कारण है किसका, स्वच्छ जल ना मिलने का। तीसरे कारण पे आते हैं, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है तथा इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता को भंडार भरा रहता है। परंतु प्राकृतिक वन तेजी से कटते जा रहे हैं, जिससे लोग विस्थापित हो रहे हैं, जैव विविधता की हानि जा रही है और इसका कारण इन पार्यवास का विध्वंस है, जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। तो बेसिकली ये भी हमें कुछ पॉइंट बता रखा है, यानी प्राकृतिक वन जलवायु है उसमें संतुलित रखने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते तो हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है तथा इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। परंतु प्राकृतिक वन तेजी से काटते जा रहे हैं, यानी जो प्राकृतिक वन होते हैं, हमारे जंगल होते हैं, वो तेजी से कटते जा रहे हैं। अब जब वन कट रहे हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। बेसिकली जो ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से तो मिलती है, अब जब वन ही कटते जा रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कागज बनाने के लिए और भी यूजेस के लिए, तो उससे क्या रहा है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि एक सीमित तय में वनों को काटा जाए, ना कि ज्यादा तय में। क्योंकि मान लो अगर एक पेड़ भी काटा जा रहा है, अब तो कहा जाता है कि बीच में से काट देते हैं पेड़ को, थोड़ा सा ऐसा रहने देते हैं, उसको डेवलप्ड होने में कई साल लग जाते हैं, तो उस कई सालों के बाद वो पेड़ एक बनेगा
जो काट चुके हैं वो। इसलिए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तेजी से वनों की कटाई चल रही है, उसमें भी काफी चिंता का विषय है हमारे लिए पर्यावरण से रिलेटेड। और क्या आता है, धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में निरंतर कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तथा तंत्र मनुष्य के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा पड़ रहा है। यानी जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो ओजोन लेयर होती है, उसकी लेयर काफी कम होती जा रही है, और उसको एक तरह से ओजोन लेयर के अंदर छेद होना भी कहा जाता है। और उससे क्या पड़ रहा है, हमारे मानव के स्वास्थ्य के ऊपर, यानी मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ओजोन लेयर की वजह से। आपने साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा ओजोन लेयर, 10th क्लास के अंदर। और बढ़ते हैं आगे। पूरी पूरी दुनिया में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती हिस्सा अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, परंतु इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों की वजह से प्रदूषित हो रहा है। पूरे विश्व में समुद्री तट क्षेत्र में इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। तो बेसिकली जो हमारे समुद्र हैं वो अच्छे तो हैं, अब भी अच्छे लेवल पे हैं, बट जो जमीनी स्तर पर जो कार्यवाही चलती है वो धीरे धीरे क्या करती है, हमारे समुद्र को, हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई, अगर इस पर सीमा नहीं प्रतिबंध की गई, तो क्या होगा, आने वाले वक्त में हमारे समुद्र भी जल दूषित हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो अब हमारे माइंड के अंदर एक प्रश्न उठ सकता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस ली है, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, बेसिकली राजनीति से रिलेटेड बात होनी चाहिए, और देशों की लड़ाइयों की बात होनी चाहिए, और जो और देशों में जो आपस में बेसिकली गृह युद्ध होता है, वॉर होता है, उन पे बात होनी चाहिए। तो हम पर्यावरण से रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं, ये बातें तो ज्योग्राफी में होती है। तो ये भी एक हमारी राजनीति से ही लिंक है। और वो क्यों है, देखिए, जब भी हमारे जैसे कृषि भूमि खत्म होती जा रही है, जल की कमी हो रही है, अब जो जल की कमी हो रही है उसमें देश के नागरिकों को ही परेशानी हो जाएगी। वो देश के नागरिकों को परेशानी होगी तो वो क्या होगी, सरकार के पास जाएगी, सीधी सी बात। तो इसी तरीके से लिंक बनते जा रहे हैं, और यही जो हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ये भी राजनीति विज्ञान से रिलेट करती हैं। इसको हम ब्रीफली पढ़ के समझते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये तो नैसर्गिक घटना है, और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के स्थान पर भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। परंतु जरा फिर सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से संबंधित जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए यदि विभिन्न मुल्कों की सरकारें कदम उठाती हैं, तो क्या होता है, इन मुद्दों की परिणति इस मायने में राजनीति हो जाएगी। यानी जो कृषि की भूमि कम होती जा रही है, वनों की कटाई हो रही है, जमीनी स्तर पर जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे हमारे समुद्र खराब हो रहे हैं, जब ये सब बातें सरकारों के पास जाएंगी कि आप वनों की कटाइयों को कम करो, आप जो है जो जमीनी स्तर पर प्रदूषण फेंका जा रहा है फैक्ट्रियों से, इंटरप्राइज से, वो कम किया जाए, जिससे हमारे समुद्र खराब ना हो, कृषि भूमि को मतलब अच्छे से डेवलप किया जाए, तो ये सब चीजें सरकार के पास जाएंगी और सरकार इस पर एक्शन लेगी। तो ये सब हमारी पर्यावरण की जो चीजें हैं वो लिंक है किससे, सरकार से नहीं, राजनीति से। और क्या बता रखा है, इसका समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती, इस कारण से ये मुद्दे विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। खैर, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। कौन पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने का उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसका कितना इस्तेमाल हक है। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकांश इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन मुल्क कितना शक्तिशाली है। इस प्रकार ये मुद्दे गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं। तो ये बेसिकली हमें इन पैराग्राफ से जरिए हमें यही समझाया जा रहा है कि ये जो मुद्दे हैं ये राजनीति से रिलेट करते हैं। अब देखिए, कई बड़े स्तर पर जब ये चीजें आती है, कृषि से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, तो किसी एक मुल्क की सरकार इस पर समाधान कर सके और सभी देश इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन यूज करें, तो ऐसा तो संभव है नहीं। ऐसा संभव नहीं है, तो ये समस्या विश्व स्तर पर पहुंच जाती है, यानी यूएनओ और जैसे संस्थाएं होती है। तो जब ये विश्व स्तर पर पहुंच जाती है, तो विश्व स्तर संस्थाएं इस पर काम करती है, तो ये सब मुद्दे हमारी राजनीति के अंदर रिलेट कर जाते हैं। बेसिकली 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए कि ये जो पर्यावरण की हमें सूची बता रखी है, ये राजनीति के टॉपिक से कैसे रिलेट करती है। और क्या बता रखा है, आगे पढ़ते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ वैश्विक प्रयास, अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि जो पर्यावरण की हानियां हैं वो इस तरीके से हो रही है। अब कुछ प्रयास भी किए गए होंगे, जब बुक के अंदर ये बताया गया है कि ये हानियां हो रही है,
तो बेसिकली प्रयास करने के बाद ही इनको छपाया गया होगा। तो वो प्रयास कौन से हैं? बेसिकली मे बी 11 या 12 प्रयास हैं, वो हम आज की क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रयास पढ़ते हैं। पहला प्रयास हुआ था 1972 के अंदर। क्लब ऑफ रोम ने लिमिटेड टू ब्रॉड पुस्तक प्रकाशित की। इसमें बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बताने के अंदर क्लब ऑफ रोम ने, एक संस्था है, लिमिटेड टू ब्रॉड पुस्तक प्रकाशित की। परिणाम क्या हुआ इसका? इसमें बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बताया गया। यानी कि जो हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके अंदर प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उनका विनाश कैसे हो जाएगा, वो एक पुस्तक के जरिए बताया गया सरकारों को, जनता को। और फिर 1972 यानी इसी साल के अंदर दूसरा प्रयास क्या हुआ? दूसरा प्रयास ये हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसका परिणाम क्या था? मानव पर्यावरण सम्मेलन कराया गया, जिसके एक ही धरती की अनुभूति सुनाई दी। यानी कि जो मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है हमारा, उसको कराया गया, जिसमें एक ही धरती की अनुभूति सम्मानित, धरती से रिलेटेड सारी बातों को रखा गया इस संस्था के, यानी इस प्रयास के अंदर। फिर तीसरा प्रयास कब हुआ हमारा? 1970 के दशक के अंदर यूएनईपी द्वारा आयोजित का विविध कार्यक्रम, यानी कि ये नाम दिया गया है यूएनईपी की। इसका आपको बुक के अंदर फुल नेम दे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण की जुड़ी समस्या को सम्मिलित कराया। और यूएनईपी की हमारी फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये हमारी फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। इसके अंदर क्या परिणाम हुआ इसका जब हमने ये प्रयास किया गया? तो पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और ज्यादा सुलझी हुई पहल कदमियों की शुरुआत हुई। यानी कि जो पर्यावरण की सुरक्षा है उसके ऊपर ज्यादा कारगर क्या प्रयास होने चाहिए और ज्यादा सुलझी हुई पहल कदमियों की क्या शुरुआत होनी चाहिए, उनके ऊपर चर्चा की गई, जिससे सरकार, जनता अपने माइंड सेट को डेवलप कर सके कि भाई हमें ये चीजें करनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को काफी बेनिफिट पहुंच सकता है। और 1987 बर्टलैंड रिपोर्ट ओवरकॉम फ्यूचर, इसमें चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि एक प्रयास और किया गया, बर्टलैंड रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर इस नाम से, और उसमें क्या बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू जो तौर तरीके हैं वो आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं हो पाएंगे, ये सब बताया गया। फिर पांचवा प्रयास हमारा वो कब हुआ था? 1992 के अंदर ब्राजील के अंदर ये हुआ था, रियो डी जेनेरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, जेनेरिया। 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा इनके बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। यानी कि ये जो प्रयास किया गया था उसके अंदर 170 देशों ने भाग लिया था और स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया था इसके अंदर। अब भाग लिया था तो बातें क्या हुई थी? पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर था। विकसित देशों की चिंता ओजोन परत के क्षय एवं वैश्विक ताप को लेकर थी। विकासशील देश अपने तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए चिंतित थे। एजेंडा 21, इसमें विकास के तौर तरीके सुलझाए गए थे। ये कहा गया कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान न पहुंचे। इसे ही टिकाऊ विकास भी कहा गया था। यानी कि इसके अंदर चर्चा हुई थी हमारी बेसिकली ओजोन लेयर के ऊपर और जो वैश्विक ताप को लेकर, तो इनके ऊपर बात हुई थी कि इनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इनको डेवलप किया जाए, कैसे किया जाए। तो एजेंडा 21 इसमें विकास के तौर तरीके सुलझाए गए थे और ये कहा गया था कि आर्थिक वृद्धि के तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, और ऐसे ही टिकाऊ विकास कहा गया। यानी कि इसमें जो वृद्धि का, हम आर्थिक वृद्धि जो कर रहे हैं उसको वृद्धि इस तरीके से होनी चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे पर्यावरण एनवायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। और इसी कारण को, इसी प्रयास को बोला गया था टिकाऊ विकास। ये आ जाता है एक नंबर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर छठा प्रयास देखते हैं अपना, 1997 में हुआ था ये क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ था? बेसिकली औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यानी 1997 के अंदर एक प्रयास हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, और औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ग्रीन हाउस की जो हमारे हाउस गैसों की उत्सर्जन होते हैं,
गैसेस होती हैं उनको कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे इसके अंदर। और क्या था, अब सातवां प्रयास देखते हैं हम अपने 2002 के अंदर जो किया गया था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और इसको नाम दिया गया था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। पांचवा था हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और सातवां है हमारा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था, मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार किया था। चीन व रूस से 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को सहमति दी थी। ब्राजील ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 2000 तक विश्व भर में कुल ऊर्जा के इस्तेमाल का 10% गैर परंपरागत स्रोतों का होने का लक्ष्य रखा था। तो बेसिकली दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी, मूल रूप से दीर्घकाल का विकास पर केंद्रित था, है ना। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तो जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया था इसका। चीन व रूस में 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को सहमति दे दी थी। ब्राजील ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 2010 तक एक विश्व भर में कुल ऊर्जा के इस्तेमाल 10% गैर परंपरागत स्रोतों को होने का लक्ष्य रखा था। यानी कि जो हमारे ब्राजील के अंदर विश्व भर में कुल ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर 10% गैर परंपरागत स्रोतों को होने का लक्ष्य रखा गया था इसमें दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं 2010 के अंदर आठवां प्रयास था हमारा कानकून सम्मेलन। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रयास ये बुक के अंदर बीच बीच में दे रखे हैं। यानी कि एक टॉपिक के अंदर हमारा ये दे रखा है, दूसरे टॉपिक के अंदर आधे प्रयास दे रखे हैं। बट मैंने क्या सोचा कि मैंने आज की क्लास के अंदर चिंता के विषय को पढ़ेंगे और सारे प्रयासों को एक ही वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे। जो हम टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रयास बताए गए हैं, यूएनईपी और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और 2-3 और है ना। तो बेसिकली ये सारे मैंने प्रयास जो है वो एक तरफ लिख लिए थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक ही वीडियो फिनिश कर देंगे। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं, मैं इसको एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर डिवाइड कर दूंगा जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते। तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं 2010 के यानी 8वें प्रयास के ऊपर, कानकून सम्मेलन यानी COP16। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती की बात भी कही गई थी इस सम्मेलन के अंदर। यानी ग्रीन हाउस जो गैसें होती है हमारी, उनकी जो गैसें होती है उनके उत्सर्जन को में कटौती होनी चाहिए, इसमें बात की गई थी किसके अंदर, हमारे 2010 के अंदर और कानपूर सम्मेलन में। अब 9 प्रयास को पढ़ते हैं अपना 2012 में Rio+20, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, एक लकब दिया गया था इसको Rio+20, बट इसका नाम था रियो डी जेनेरियो। इसके अंदर क्या होता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद रियो में ये सम्मेलन हो रहा था, इसलिए इसको Rio+20 कहा गया। सतत विकास के लिए नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई, नई उभरती चुनौतियों का समाधान करना उद्देश्य था। रियो सम्मेलन का मूल्यांकन किया गया, ये सब चीजें थी। पढ़ते हैं अपना ये 2015 के अंदर बता रखा था पेरिस समझौता यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ये 2020 में लागू हुआ था, ठीक है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना, भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। यानी कि हमारे 2020 के अंदर ही लागू हुआ था, और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक भीतर सीमित करने के लिए भारत ने 2 अक्टूबर 2016 के अंदर इसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे, और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। अमेरिका ने स्वयं को इस समझौते से अलग रखा, यानी कि जो ये समझौता हुआ था इसके अंदर अमेरिका ने भाग नहीं किया था, इसने अमेरिका को अपने आप को अलग रखा था। और 11वां और अपने लास्ट प्रयास के ऊपर आते हैं हम 2016 के मार्केश, यानी मोरक्को भी बोला जाता है उसको, COP22। इसका क्या उद्देश्य था, विकासशील देशों द्वारा निर्धारित अभिशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अनुसंधान को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता वित्तीय सहायता उपलब्ध करना इसका मुख्य विषय। यानी जो विकासशील देश है हमारे उनके द्वारा जो अभिशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अनुसंधान को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना था। बेसिकली हम इससे समझ सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य था, इसका वर्क था, इसका प्रयास था, ठीक है।
सो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, सभी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज नहीं आई हो समझ में, वीडियो किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिससे आप